मेजर, मैं आपको राजनीति में नहीं ला रहा हूं, आपको और विंग कमांडर दोनों को। मैं सिर्फ आपसे यह पूछ रहा हूं कि भारतीय सैनिक को आपने बोला कि जाके पाकिस्तान के छक्के छुड़ाओ, वो तो चला गया, वो तो अपने देश के लिए अपनी जान गंवा देगा, लेकिन आपने उसके हाथ में एक ऐसी चीज पकड़ा दी जो कि ऑब्सोलीट है, जो लोड नहीं होगी। यानी उन आप मतलब जो नए फाइटर प्लेन्स आने थे वो 10 साल का डिले, एक डेकेड का डिले। मेजर, इसका कितना नुकसान हुआ भारतीय सेना? बहुत बहुत धन्यवाद ऐश्वर्या, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं इस चीज में ना पढ़ते हुए कि भारत को कितना नुकसान हुआ है, राफेल के किसने पैसा खाया किसने नहीं खाया, हाँ बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं और मैं यहां पे कोट करूंगा भारत के पूर्व रक्षा मंत्री और बड़े रिस्पेक्टेड भारत के रक्षा मंत्री श्री जॉर्ज फर्नांडिस जी को। उनका स्टेटमेंट है राज्यसभा में, द नंबर ऑफ आर्मी पर्सनल किल्ड और वुंडेड इन जम्मू एंड कश्मीर एंड द वेस्टर्न सेक्टर during the mobilization Operation Parakram from December 19, 2001 to October 16, 2002 was 1,874. 1874 लोग, 1874 लोग, 1,874 हमारे फौजी भाई या तो शहीद हो गए या उनको गंभीर रूप से वो चोटिल हुए ऑपरेशन पराक्रम में, जो कि एक जंग नहीं थी, जिसमें गोली नहीं चली, जिसमें पाकिस्तान के ऑपरेशन पराक्रम हुआ जब हमारे पार्लियामेंट के ऊपर पाकिस्तानी आतंकवादियों ने अटैक करा था, आपको याद होगा जी। उसके बाद ऑपरेशन पराक्रम हुआ था, पूरी इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स मोबिलाइज हुई थी। ये कैजुअलिटी फिगर्स हैं 1874। आप सोच लीजिए कारगिल में हमारे कितने भाई शहीद हुए, जो कि पूरी लड़ाई थी जी। कारगिल में हमारे भाई शहीद हुए 527 कारगिल में, और यहां पे बिना जंग लड़े 1,874। जॉर्ज फर्नांडिस। मेजर, यहां पे मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूं, आप कह रहे हैं जी, और फिर मैं पॉलिटिकल डिबेट पे जाऊंगा, सुधांशु त्रिवेदी भी जुड़ रहे हैं, लेकिन मेजर मैं ये कह रहा हूं, आप कह रहे हैं कि ऑब्सोलीट इक्विपमेंट, यानी दर्शकों समझिए मेजर क्या कह रहे हैं। मेजर कह रहे हैं भारतीय सेना ने कारगिल की लड़ाई में हमारे इतने वीर जवान नहीं खोए जितने पुराने हथियारों और पुराने जो इक्विपमेंट्स है उसके चलते खो दिए। मेजर, क्या मैं सही कह रहा हूं? बिल्कुल। मैं जो ऑपरेशन पराक्रम की बात कर रहा हूं, ऑपरेशन पराक्रम की जो कैजुअलिटीज हैं वो कारगिल की लड़ाई से ज्यादा हैं। पहली चीज मैं ये कहना चाहता हूं, ये जॉर्ज फर्नांडिस साहब का स्टेटमेंट है राज्यसभा में ऑन रिकॉर्ड। किस सरकार ने क्या करा, भाजपा कांग्रेस, मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। बात यह है कि हमारे जवानों को आप उनसे कहते हैं कि साहब आप कारगिल पे चढ़ जाओ, आप उनसे कहते हैं देश की रक्षा करो। मैं छोटा सा एक एग्जांपल देता हूं, इंसास राइफल है 5.56 जी बिल्कुल है। मैं कमीशन हुआ 1994 में, 1993 में हमने ट्रेनिंग करी, 94 में मैं कमीशन हुआ जी। 94 के कमीशन के बाद मैं आपको बता रहा हूं करीब 2000 के आसपास ये डिसाइड हो गया था कि वो जो राइफल है वो बिल्कुल बेकार है। हमें इतने साल हो गए, अब जाके हमारे पास राइफल्स आई हैं, अब जाके अच्छी हेलमेट्स आई हैं, अब जाके बुलेट प्रूफ जैकेट। मेरी पूरी कंपनी, मैं अल्फा कंपनी कमांड कर रहा था, मैं ब्रावो कंपनी कमांड कर रहा था, माफ करिएगा, लाइन ऑफ कंट्रोल पे हमारे 120 जवान, हमारी कंपनी में सिर्फ 2 बुलेट प्रूफ जैकेट थी। क्या बात कर रहे हैं आप मेजर? दो थी और वो भी पता नहीं 18 या 20 किलो की पहन के आप चल नहीं सकते थे। आज की तारीख में हैं। मैं किसी सरकार विशेष में नहीं जा रहा, लेकिन मैं कह रहा हूं जो हथियार हम लोग खरीदते हैं अपने जवानों के लिए, राइट, और खरीदते आए हैं 70-75 साल से, वो सबसे घटिया हथियार हैं दुनिया में। और आपका जो जवान है, आपका जो जूनियर लीडर है जी आर्मी का, कैप्टन विक्रम बत्रा, कैप्टन मनोज पांडे, राइट, मेजर पद्मपानी आचार्य जी, ये लोग कौन हैं? ये जूनियर लीडर्स हैं जो अपने हाथ में इंसास राइफल, जो कि एक घटिया तरीन राइफल है, उसको लेकर इन्होंने असंभव करा, सिर्फ मोरल मोटिवेशन पे, सिर्फ गट्स पे, सिर्फ रेजिमेंटल स्पिरिट पे। तो हमें भी थोड़ा सा इनको सपोर्ट करना चाहिए, वरना हम लोग शर्मसार हो जाएंगे कि इतना हमारे पास क्या पैसे की कमी है? बिल्कुल नहीं। हमारे पास किस चीज की कमी है? बट थोड़ा सा लालच को दूर रखें जहां पे नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। ऐश्वर्या, सुधांशु जी, जब आज ये पत्रकार वार्ता हुई भारतीय जनता पार्टी की, तो उसमें एक ये फिगर बताया गया 40% की कमीशन। मैंने हमारे 2 पूर्व फौजियों से बात की, मेजर गौरव आर्य और विंग कमांडर। 10 साल तक भारत की वायुसेना को अपग्रेड इसलिए नहीं किया गया कि 40% कमीशन आ सकती। ये तो दिस इज ट्रीजन, ये तो देश के खिलाफ का काम हो गया। तो इन लोगों के खिलाफ कोई एक्शन लिया जाएगा सुधांशु जी, या सिर्फ पत्रकार वार्ता होगी? सांसद महोदय। देखिए, जो बात मेजर गौरव आर्या और विंग कमांडर बख्शी जी ने कही, मैं उस बात को थोड़ा और व्यापक परिप्रेक्ष्य में ले जाना चाहता हूं, सिवाय 40% कमीशन और 10 साल तक काम न होने में। मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं। भारत वो देश है
जिसने चंद्रयान और मंगलयान बना लिया। और आज से नहीं, कांग्रेस के जमाने में भी ये बात आगे बढ़ी, मगर हम हवाई जहाज नहीं बना सकते थे। ये बात हजम होने वाली है। ये बताइए, हम इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स बना सकते हैं। अभी अग्नि का प्रक्षेपण हुआ है। मैं याद दिलाना चाहता हूं, राजीव गांधी जी के जमाने में 1989 में हमारा पहला शॉर्ट रेंज मिसाइल लॉन्च किया गया था, मगर उस समय चेक पिस्टल हम खरीद रहे थे। मतलब किसी के बात समझ में आएगी कि जो कंट्री बैलिस्टिक मिसाइल बना सकता है वो एसॉल्ट राइफल नहीं बना सकता, छोड़िए वो पिस्टल नहीं बना सकता। ये ऐसा नहीं हो सकता जनाब। वो बनाना नहीं चाहता। क्यों नहीं बनाना चाहता था? इसलिए कि खरीद होती रहे, कमीशन चलता रहे, अन्यथा किसी के गले नहीं उतर सकता कि इतनी इतनी बड़ी चीजें बनाने की जिन देश के वैज्ञानिकों की, इंजीनियरों की क्षमता हो, वो पिस्टल और राइफल नहीं बना सकते। इसीलिए अटल जी के जमाने में हम लोगों की वो शुरुआत नहीं हो पाई, क्योंकि पोखरण के कारण हमारे ऊपर प्रतिबंध लगे थे। मोदी जी की सरकार ने आने के बाद सबसे पहले क्या किया? डिफेंस प्रोडक्शन की शुरुआत की, इंडिजिनस डिफेंस प्रोडक्शन। आज तेजस जहाज है जो पूर्णतः स्वदेशी है। आज हमारे यहां एसॉल्ट राइफल्स का निर्माण कार्य शुरू हो गया है, गवर्नमेंट सेक्टर से भी और प्राइवेट सेक्टर से भी। यह आत्मनिर्भर होने के लिए आवश्यक था, और यह न होना निरंतर दर्शाता था कि कोई ना कोई ऐसी शक्तियां थीं जिनका की इंटरेस्ट था। फिर मैं एक बात कहना चाहता हूं, यह जब भी कोई विदेश से कोई नाम आता है भारत के किसी भी भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ जी, वो घूम फिरकर गांधी परिवार या कांग्रेस से क्यों कनेक्ट हो जाता है? आज से नहीं, वो भोपाल गैस त्रासदी वाला एंडरसन हो, या ओटावियो कॉट्रोची हो, या क्रिश्चियन मिशेल हो, या गाइडो हेस्के हो, या आज का सुशेन गुप्ता हो, ये हर आदमी घूम के वहीं पे क्यों आ जाता है? क्या ये अपने आप में पूरा संदेह पैदा नहीं करता कि नियत भी ठीक नहीं थी, नीति भी ठीक नहीं थी? और अब मैं आता हूं, शायद वो इसलिए नहीं ठीक थी कि 10 साल तक यह सौदा नहीं हो पाया, और इस प्रकार के आश्चर्यजनक, रोंगटे खड़ा कर देने वाले तथ्य सामने आ रहे हैं कि 40% कमीशन की बात हो रही है। इससे यह लगता है कि शायद कांग्रेस के अंदर राफेल के सौदे को लेकर जो बौखलाहट दिखती थी, वो बौखलाहट नहीं, खिसियाहट थी कि हमने सारी तो फील्डिंग सजा ली थी, ये क्या हो गया? उनको लग रहा था पैसा हम लेके बैठ गए और उसके बाद यह काम नहीं हो पाया, क्योंकि भारत सरकार ने वह डील कैंसिल कर दी। भारत सरकार ने फ्रांस की सरकार के साथ डील की है। यह G2G है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। जब कंपनी के साथ डील होती है तो किसी बिचौलिए का भी रोल हो सकता है, किसी मिडिलमैन का रोल हो सकता है, कमीशन का रोल हो सकता है। जब सरकार के साथ डील है तो ना किसी कमीशन का स्कोप है, ना किसी बिचौलिए का स्कोप है। शायद इस बात का दर्द उनकी छाती में था, मगर हकीकत यह है कि एक लाइन कहना चाहूंगा, बैठा हूं दिल में इतने राज छुपाए, जरा सा मुस्कुराऊं तो ये दिल डगमगाए। इसलिए बाहर से कोई कुछ बोलता है, इनका दिल डगमगा जाता है, हल्ला कुछ और मचाते हैं और निकल के कुछ और आ जाता है सामने। मतलब एक लाइन कह दूं, हम लोग बचपन में सुनते थे कि एक बड़े भाई ने अपने भाई को हड़काना शुरू किया कि ये देखो तुम्हारा क्या रिजल्ट है, इसमें तुम फेल हो, इस सब्जेक्ट में भी फेल हो, उस सब्जेक्ट में भी फेल हो, ये देखो तुम्हारे कैरेक्टर रोल पर भी ये लिखा हुआ है। बाद में उसने कहा, भाई साहब देखिए तो ये तो आपकी पुराने जमाने की मार्कशीट है। तब वो देखते उन्हें समझ में आता है, अरे तो मेरी मार्कशीट थी, मैं तो बिना वजह इसको गरियाए चला जा रहा था। आज इस रहस्योद्घाटन के बाद कांग्रेस की कमोबेश स्थिति ये हो गई। पुष्पेंद्र कुलशेखर जी और उसके बाद रत्नाकर त्रिपाठी आपके पास आ रहा हूं। पुष्पेंद्र जी, ये भौचक्का करने वाली बात नहीं, लेकिन मैंने इसलिए बार बार 40% बोल रहा हूं पुष्पेंद्र जी कि 40% कमीशन अगर ये रफाल पे मांग रहे थे तो बाकी चीजों पे क्या कर रहे होंगे, ये समझ से परे है पुष्पेंद्र जी। लेकिन इसमें एक फैक्टर बड़ा कॉमन है जी। अभी सुधांशु भाई ने भोपाल गैस ट्रेजेडी वाला मामला बताया, बोफोर्स का मामला बताया, और उसके बाद के तमाम सारे मामले हुए। आप एक चीज देखें कि इंदिरा गांधी भी जेल गई थी, लेकिन वो भ्रष्टाचार में जेल में नहीं गई थी। सवाल यह है कि बोफोर्स की डील के वक्त कौन था और भोपाल गैस ट्रेजेडी के वक्त में कौन था, और उसके बाद खेल घोटाले में कौन था, फिर 2G में कौन था, और आज जो लगातार ये सिस्टम चला रहा है। ये क्या बात है कि 10 जनपद में एक महिला जब से आई है
भारत इस गांधी परिवार में तब से ही इस किस्म के तमाम सारे घोटाले हो रहे हैं और हर चीज में कमीशन लिया जा रहा है। तो ये कोई नई बात नहीं है। आज भी देखिए कि जितने भी मामलात हैं, ये इतना बड़ा घोटाला हुआ कि चाइना से भारत का टेंशन चल रहा था डोकलाम के अंदर। एक परिवार पार्टी टू पार्टी समझौता करता है, वो देश को नहीं बताया जाता, वो देश में ये नहीं बताया जाता ये समझौता क्यों हुआ है, और उस दौरान में पार्टी का अध्यक्ष जो है उसमें जाता है, एम्बेसी में जाता है। तो ये घोटाले एक नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं कि इस घोटालों की जड़ में नाम तक लिया कोतरोची का, लेकिन ये तमाम सारे, जब हम कहते हैं गांधी परिवार, तो गांधी परिवार में भी एक महिला के आने के बाद से ये सिलसिला लगातार जारी है। ये महत्वपूर्ण बात है इसमें। और सबसे बड़ी बात आपने कहा कि बहुत सारे घोटाले हुए, चीनी के हुए, आटे के हुए, दाल के, लेकिन सेना का घोटाला राष्ट्रद्रोह है। आप सेना के घोटाले करते हैं, इसका मतलब राष्ट्र की कीमत पे करते हैं, देश को बेचने की कीमत पे करते हैं। इसमें सिर्फ कमीशन शामिल नहीं है। आप भारत राष्ट्र को खतरे में नहीं डालते, बल्कि विदेशी ताकतों से सौदा करके भारत को कमजोर करते हैं। जो चाइना के साथ आपने किया, पाकिस्तान के साथ इतनी सारी चीजें हुई, लेकिन कभी आपसे युद्ध नहीं लड़ा। लेकिन अब जो लगातार हो रहा है वो इन घोटालों के मामले से, ये घोटाले नहीं है, ये कमीशन खोर एजेंट जो 10 जनपद में बैठा है, ये बेनकाब होना चाहिए। नहीं, रत्नाकर त्रिपाठी जी, आप मुझे बताइए, आज इसको कैसे डिफेंड करेंगे आप? कोयला ठीक है, 2G ठीक है, CWG ठीक है, लेकिन भारत की सेना के साथ घोटाला हुआ और 40% कमीशन मांगी गई। अब आप बोलेंगे सब गलत है, 1% भी नहीं मांगा था रत्नाकर जी। त्रिपाठी जी बताएं। देखिए, एक तो पेड एजेंट है, जो पैसा लेके बोलता है। दूसरे हमारे माननीय भाजपा के प्रवक्ता हैं। ये लोग आरोप लगाएं, समझ में आता है। आप मुझे बताइए, 40% की कमीशन के बारे में मीडिया पार्ट में नाम कोट किया है ऐश्वर्या जी? एक प्रश्न का जवाब दीजिए, उसके बाद में चालू कर। बोलिए, आप पूरा बोलिए ना, पूरा बोलिए। मीडिया पार्ट ने नाम दिया है? 40% किसने कमीशन माना? नहीं, आप बताइए ना पहले मुझे। इतनी देर से आप भाषण दे रहे हैं। नहीं, भाषण नहीं दे रहा हूं। किसने मांगा? मीडिया पार्ट ने लिखा है? आप बोलिए ना। आप मुझे हाँ या ना बताइए बस। नहीं, आप हाँ ना बताइए सर ना। हाँ, बोलिए। मैं बता रहा हूं, आप कह रहे हैं मोदी सरकार को कमीशन गया, ये रिपोर्ट पूरी। अब मेरी बात सुनिए ना, आप भागेंगे फिर इधर उधर। यही आप ये रिपोर्ट पूरी तरह से दिखाती है कि मीडिया पार्ट ने कि मोदी सरकार को कमीशन गया। क्या होता है ना कि सिलेक्टिव मेमोरी आपकी भी है और चूज करके बाकी लोग भी आते हैं। 40% किसने मांगा कहीं नहीं लिखा है, लेकिन 4 अप्रैल 2021 को मीडिया पार्ट की रिपोर्ट की जो पहली किस्त आई है, उसके 6ठे पैराग्राफ के दूसरी लाइन में लिखा है कि इन इंडिया इट implicated a person very close to the ultra nationalist Prime Minister Narendra Modi who declared the deal in 2015। नाम लेके लिखा है। भाजपा से कहिए जाकर के मानहानि का मुकदमा करे। जवाब देंगे सांसद। पूरी बात सुनिए। अब की बार की रिपोर्ट में लिखा है कि अक्टूबर, रुकिए, जवाब मत की बात मत क्या कीजिए, इधर उधर मत भागते हैं ऐश्वर्या जी प्लीज, ये संवेदनशील मुद्दा है। इस बार की रिपोर्ट में लिखा है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को और सीबीआई दोनों को अक्टूबर 2018 में पता था कि इसमें घूस दी गई है, इसमें दलाली दी गई है, लेकिन उन्होंने इस पे कोई एक्शन नहीं किया। जिस सुशील मोहन गुप्ता की बात आप कर रहे हैं, उसे मार्च 2019 में गिरफ्तार किया गया और उस पर चार्ज क्या लगाया गया? ऑगस्टा वेस्टलैंड वाला। जबकि अक्टूबर 2018 को इन एजेंसियों को पता था कि यही सुशील मोहन गुप्ता राफेल डील में शामिल है। और जो इतनी देर से ज्ञान दे रहे हैं G2G ना, उसी रिपोर्ट में लिखा है 4 अप्रैल 2021 की कि जो ली डियान है ना, देन डिफेंस मिनिस्टर, he acted as a roving salesman of Rafale before being inducted as a foreign minister in Macron। सुधांशु त्रिवेदी मुझे मत बताइए। सुधांशु त्रिवेदी, आप मुझे सिर्फ ये बताइए कि सुधांशु त्रिवेदी वो कह रहे हैं भाई पैरा 6 में लिखा है। सुधांशु त्रिवेदी जवाब दे रहे हैं, सांसद है। ये जिस मीडिया पार्ट रिपोर्ट की बात कर रहे हैं उसकी मैं बात कर रहा हूँ। सुधांशु त्रिवेदी जवाब दे रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी जवाब दे रहे हैं। ठीक है रत्नाकर जी, आपने सवाल उठाया, जवाब देने दीजिए। अरे वो जवाब तो देने दीजिए जनाब। त्रिपाठी जी, त्रिवेदी जी जवाब दे रहे हैं। हाँ भाई, मैं जवाब दे रहा हूं। अगर आपको यह लगता है कि मीडिया पार्ट की किसी एक लाइन में यह लिखा है, तो इटालियन कोर्ट की प्रोसीडिंग में तो सारी बातें स्वर्गीय अहमद पटेल से लेके और सोनिया गांधी जी के बारे में इंडिकेटेड है। तब तो आप कहते हैं उसका कोई मतलब नहीं है, जो इटालियन कोर्ट की प्रोसीडिंग में है।
कि यहां पर किकबैक दिया गया है, और उसके बाद आज आप कह रहे हैं कि कोर्ट दे मिलान की रिपोर्ट के बारे में जो हमने आप तो अपने उसकी हिसाब बात से नहीं कह रहे हैं कि एक लाइन मीडिया लिखी है, पार्ट में तो जो आप ही गवर्नमेंट दिखा टू रहे हैं। गवर्नमेंट डील के बीच में किसको डील मिल सकती है भाई? भारत सरकार और फ्रांस सरकार के बीच में हुए समझौते में कौन डील लेगा? मतलब पैसा फ्रांस की सरकार दे रही थी क्या? क्यों देगी फ्रांस की सरकार? हाँ, हो सकता है पुराने समय के आपके जो कंपनी के साथ डीलिंग चल रही है, एक सेकंड त्रिपाठी जी, इसके relax। अब ये चीजें उभर के सामने आ रही हैं, उस जमाने की चीजें होंगी। जैसे आपने बताया कि सुषेण गुप्ता को 2018 में ये कहा गया कि ये राफेल के अगस्ता वेस्टलैंड में था, अब उसमें इसमें भी निकल आया, क्योंकि कांग्रेस की तो ऐसी स्थिति ना सर्वत्र समान रूप से व्याप्त है। किसी भी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार हो तो चाहे हिस्ट्री में हो या प्रेजेंट में हो, वो अगस्ता वेस्टलैंड में हो या राफेल में हो या किसी भी अन्य चीज में हो, वो सब जगह समान रूप से व्याप्त दिखाई पड़ते हैं, उसी जगह से व्याप्त दिखाई पड़ेंगे। अन्यथा आप ये बता दीजिए गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील में कमीशन किसको जाएगा और क्यों देगी कोई गवर्नमेंट कमीशन? मैं सिर्फ इतना बता रहा हूं पुष्पेंद्र कुलशेष जी, जब कोर्ट दे मिलान में उस जज से जाके मैंने वो सवाल किया था, एक नहीं, मेरे पास त्रिपाठी जी एक मिनट, अरे आ रहा हूं त्रिपाठी जी, आपने बोला, उन्होंने बता दे, मैं बता रहा हूं, कोर्ट दे मिलान में जाके सुधांशु त्रिवेदी जी जब उस जज से, मार्को मायो से, जब उन जज साहब से बात की थी ना, वो उन्होंने जितने नाम लिए थे उसमें एक नाम ऐसा नहीं था जो कांग्रेस की टॉप ब्रास में नहीं था, सारे नाम लिए थे उस जज ने। पुष्पेंद्र जी जजमेंट में, और उस जज ने बोला कि ये आया है भाई, और इंग्लिश में, इटालियन में भी नहीं, उस इंग्लिश में त्रिपाठी जी जो आपको और मेरे को दोनों को समझ आ जाएगी, उस इंग्लिश में। लेकिन मैं उसमें जा ही नहीं रहा हूं, मैं कह रहा हूं आप वो समझिए किसने कहा कौन सा नाम लिखा, तो इटालियन कोर्ट के जो वो कह रहे हैं ना, कोर्ट दे मिलान के कागजों में। लेकिन पुष्पेंद्र जी मेरा सवाल इतना है कि अगर ये सिर्फ उंगलियां उठाने तक रह जाएगा मसला, ये मामला भी अगर सिर्फ उंगलियां उठाने की, तू गलत और मैं गलत, तो ये तो आगे भी फिर ऐसे ही होता रहेगा। ये तो डेमोक्रेसी है भारत में, कल को कोई और सरकार आएगी, कल को कोई और पार्टी, तो चेंज पहले भी हुई है, आगे भी होगी, लेकिन इस प्रक्रिया को तो बदलना पड़ेगा ना। 40% की अगर कोई कमीशन की बात करता है भारत के डिफेंस प्रोक्योरमेंट में, तो ये सैनिक जैसे भी मेजर ने कहा 120 के बटालियन में 2 बुलेट प्रूफ थी पुष्पेंद्र जी, वो 2 से 100 पहुंची है, फिर 2 हो जाएंगी। इस प्रक्रिया को तोड़ना है पुष्पेंद्र जी। ऐश्वर्या देखिए, एक चीज होती है कि इस प्रक्रिया को तोड़ना है, इसमें दलालों को हटाना है, मिडिलमैन को हटाना है, ये समझ में आता है। लेकिन सवाल यह है कि इस देश में इस राफेल को लेकर के भारत की सुप्रीम कोर्ट में 2-2 बार लोग जा चुके, राजस्थान के चुनाव से पहले गए, फिर 2019 से पहले गए, ये बार बार किसी चुनाव से पहले राफेल का मामला उठा करके इस देश में ये भ्रम पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि जैसे हम बोफोर्स में चोरी करते थे, हम दलाली खाते थे, जीप घोटाले में खाते थे, ये सरकार भी कर रही है, लेकिन ये मोहरा चल नहीं रहा है। सवाल यह है कि यह सिर्फ आर्मी तक नहीं है, लेकिन उसका इस्तेमाल राजनीति में चुनाव जीतने की कोशिश में किया जा रहा है। लिहाजा यह डेस्परेशन है, क्योंकि मुद्दा नहीं है। और आपके पैनल पे एक साहब हैं जो धड़ल्ले से, बदतमीजी से बोलते हैं, जरा उनसे कहें तमीज से बात करा करें। वो बार बार ये समझते हैं कि दुनिया के सबसे ज्ञानी वही हैं और सबसे ज्यादा ईमानदार। मैं कभी टिप्पणी नहीं करता, लेकिन यह शख्स जिसको 2 वोट नहीं मिलते बनारस में, यह दूसरों को पेड एजेंट बताता है। यह अपने बारे में बताइए किसका एजेंट है? जी बताइए सर, दोबारा पूछिए सर, माफी चाहता हूं, सुन नहीं पाया, दोबारा पूछिए। आदरणीय गौरव साहब, आप आर्मी के सरपरस्त हैं, कमांडर इन चीफ रहे हैं। मैं पूछ रहा हूं कि पहले क्या 516 में राफेल का सौदा नहीं हुआ था कांग्रेस के टाइम में? सुधांशु जी आ रहा हूं सर, ये और फिर ये 1600 में क्यों लिया गया? एक सीधा सा सवाल हिंदुस्तान के 136 करोड़ लोग पूछ रहे हैं। जी, बीजेपी के आईटी सेल और सरकार ने तो जो करा वो छोड़ दीजिए। जी, उसका ये कारण है सर आप बताएंगे? जी, उसका ये कारण है कि जो पहले 126 फाइटर प्लेन का सौदा करा था सर, वो उसमें काफी ऐसे सिस्टम्स नहीं लगे थे जो एयरफोर्स ने रिपोर्ट दी है सर, जो एयरफोर्स ने रिपोर्ट दी है पार्लियामेंट ने, यानी कि आपको उसमें एवियोनिक्स भी लगाने हैं, आपने उसमें इलेक्ट्रॉनिक स्वीट भी लगाना है, आपने उसमें मिसाइल साइलोस भी लगाने हैं, आपने 50 चीजें उसमें ऐसी लगानी है जिसके बिना वो फाइटर प्लेन सिर्फ एक ओला या उबर की टैक्सी बन के रह जाएगी। इसके लिए वो अपग्रेड हुआ, लेकिन मुझे इसके बारे में इससे ज्यादा जानकारी नहीं है। अभी सुधांशु जी से पूछिए, वो ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। मेजर, मैं दोबारा आऊंगा। सुधांशु त्रिवेदी बोल रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी, मनोजीत मंडल, एक मिनट। ऐसी बात, अजय जी, ऐश्वर्या जी, सुधांशु त्रिवेदी, हर बात का उत्तर सुधांशु त्रिवेदी जवाब दे रहे हैं। अब अजय जी ने जो पूछा, अजय जी रिलैक्स, अजय जी की जगह मनोज। देखिए, पहली बात जहां तक कॉस्ट की बात आती है,
आप सुनिए, मैं बता रहा हूं। हाँ। कॉस्ट की बात आती है तो आप जिस एक काम चलाओ सामान्य भाषा में बताता हूं जो हर व्यक्ति को समझ में आ जाए। ये मोबाइल फोन जो स्मार्टफोन होता है 20-25 हजार रुपए का भी आता है और 1 लाख रुपए का भी आता है। उसमें 1 लाख किस बात का और 25 हजार किस बात का है, यह तय होता है कि उसका हार्डवेयर कैसा, सॉफ्टवेयर कैसा है। वो कोई सर्टिफाइड सॉफ्टवेयर इंजीनियर या इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर ही तय कर सकता है। दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारे विपक्ष के लोग अचानक एवियोनिक्स से लेके मैकेनिकल इंजीनियरिंग से लेके एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग तक के सबसे बड़े ज्ञाता बन जाते हैं और उन्हें इस विषय में बोलने लगते हैं। अभी जैसे मेजर गौरव जी ने पूछा कि साहब HAL का क्या लेने देना, मैं बताता हूं। HAL के साथ अजय वर्मा जी, भले ही आपको न ध्यान हो, मैं बताना चाहता हूं, जब HAL के साथ ये बात की गई कि क्या HAL इसमें कुछ आंशिक प्रोडक्शन कर सकता, तो उसमें 2 समस्याएं थी। HAL ने लिख के दिया कि उसके पास इतना वर्क ऑर्डर है कि अगले 10 साल तक उसके पास यह काम करने के लिए समय नहीं है, क्योंकि LCA लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट 30 साल लगे थे HAL में बनने में। दूसरी बात, उसमें एक लाइबिलिटी की प्रॉब्लम आ रही थी कि अगर वो बन के तैयार होता तो HAL कहता कि इंजन तो डैसॉल्ट से आया है और हमने तो सिर्फ बाहर का चेसिस बनाया है, कोई चीज खराब निकलेगी तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे। डैसॉल्ट का कहना था कि असेंबलिंग तो HAL करेगा, अगर तो कोई गड़बड़ी निकलेगी तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे। उस लायबिलिटी क्लॉज पे जाके मामला फंस गया और HAL की तरफ से वो विषय वहीं समाप्त हो गया। मान्यवर, इसीलिए मैं कह रहा हूं इन टेक्निकल बातों की जानकारी लेने के बाद ही इस विषय के ऊपर बात करनी चाहिए। जो हमारी सरकार ने किया वो स्ट्रेट फॉरवर्ड खरीदने की बात कही।